Subscribe to my channel. नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्थिक घटनाक्रम की ये सीरीज चल रही थी। इस महत्वपूर्ण सीरीज में हम लोग घटनासार के सारांश को देख रहे हैं, तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि मूडीज़ है। मूडीज़ ने 1 जून 2020 को भारत की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग को घटा करके BAA2 थी, इसे घटा करके BAA3 कर दिया है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटा करके BAA3 कर दिया है, जो कि पहले BAA2 थी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग घटने से भारत को विदेशों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आएगी, साथ ही विदेशी निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से प्रश्न आजकल पूछने का ट्रेंड है, तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट दे करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये अगर क्रेडिट रेटिंग घटेगा तो उससे भारत को विदेशी ऋण लेने में कठिनाई आएगी और विदेशी निवेशक जो है वो भी आकर्षित नहीं होंगे भारत में, तो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मूडीज़ ने जो है अल्पकालीन स्थानीय मुद्रा रेटिंग भी घटा दिया है, P2 से घटाकर इसे P3 कर दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यानी IMF ने जून 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते भारत की GDP में 4.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे जनवरी 2020 में IMF ने 5.8% रहने का पूर्वानुमान लगाया था, यानी इसे घटा दिया है। अपने जून के पूर्वानुमान में 4.5% कर दिया, जो 5.8% जनवरी में किया था। ठीक है, अब इसका हम लोग पुराना आंकड़ा देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा 2018-19 में भारत की GDP दर कितनी थी? 6.1% थी। जो वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त हुई है भारत को 2018-19 में, ये 6.1% थी। और 19-20 में IMF ने जो है 4.2% का अनुमान लगाया है। और 2020-21 में पहले जनवरी में, जैसा कि हमने बताया, 5.8% की वृद्धि अनुमानित थी। और 2020-21 में ही जून में जो कोरोना के बाद जो है, अभी कोरोना संक्रमण के समय जो है इसने इसे घटा करके 4.5% अनुमानित किया है, तो ये ध्यान रखना। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने के साथ ही ये विश्व की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। विश्व की 48वीं कितना बाजार मूल्य है? 13 लाख करोड़। ठीक है, तो और विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनियों की बात करें तो सऊदी अरामको जो कि 1700 अरब डॉलर के साथ विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, फिर अल्फ़ाबेट गूगल की। ठीक, मार्च 2020 में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स जो है, इसने विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की है मार्च 2020 में, जिसमें जेफ बेजोस जो USA के हैं, अमेज़ॉन कंपनी के जो है CEO हैं, तो ये फर्स्ट नंबर की है। दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स, तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड एर्नोल्ट, ये फ्रांस के हैं। बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं, USA के हैं। और वॉरेन बफेट, ये भी USA के हैं, बर्कशायर हैथवे कंपनी है इनकी। और लैरी एलिसन USA की हैं, ओरेकल कंपनी की। ठीक है, तो 48वां स्थान के साथ जो है इसमें ये 5 स्थान हो गए। लेकिन देखिए अभी इसमें और देखते हैं, इस सूची में मुकेश अंबानी को 21वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस सूची में विश्व के अरबपतियों में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 21वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सी रिपोर्ट में? जो रिपोर्ट मार्च में आई थी। ठीक है, लेकिन 22 जुलाई 2020 को एक नई सूची जारी की है, तो इसमें मुकेश अंबानी जो है फोर्ब्स की इस सूची में 21वें स्थान से वो 5वें स्थान पर आ गए हैं, यानी विश्व के 5वें सबसे धनाढ्य अरबपति हैं मुकेश अंबानी, जुलाई में जो जारी की है। तो इस सूची में इन्होंने वॉरेन बफेट को भी पीछे छोड़ दिया है। जो वॉरेन बफेट थे यहाँ पर 4थे स्थान पर थे, तो इनको भी पीछे छोड़ते हुए ये 5वें स्थान पर आ गए हैं, यानी कि इसमें कुछ उलटफेर हुआ है। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 देखते हैं। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड ने विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह
और बाह्य प्रवाह के संबंध में एक रिपोर्ट 16 जून 2020 को जारी की। जून 2020 में इसने एफडीआई की जो है विदेशी मुद्रा प्रवाह के बारे में अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह बाह्य प्रवाह की रिपोर्ट जारी की है। तो जो एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर प्रवाह वाले शीर्ष देश थे, जो 2020 की रिपोर्ट है लेकिन 2019 का आंकड़ा है, ये 2019 के लिए जारी किया गया है। तो इसमें अंतर प्रवाह में यूएसए नंबर 1 पे है, $246 अरब के साथ विश्व में सबसे अधिक एफडीआई को आकर्षित करने वाला देश है यूएसए। फिर दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, चौथे नंबर पे नीदरलैंड है और पाँचवें नंबर पे आयरलैंड है। और इसमें भारत का स्थान जो है 9वां है। भारत $51 अरब एफडीआई को आकर्षित करने में विश्व में 9वें नंबर पे है। ठीक है। और अगर बहिर्प्रवाह की बाह्य एफडीआई के बाह्य प्रवाह वाले शीर्ष देशों की बात करें 2019 के आंकड़े में, तो जापान नंबर 1 पे है। जापान से ज़्यादा एफडीआई अन्य देशों को गया है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे नीदरलैंड्स है, चौथे नंबर पे चीन है, पाँचवें नंबर पे जर्मनी है। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एफडीआई का वैश्विक अंतर प्रवाह एफडीआई का 2017 में $1700 अरब था, लगभग $1.7 ट्रिलियन था। ठीक है। और 2018 में ये घट करके $1500 अरब यानी $1.5 ट्रिलियन हो गया। और 2019 में थोड़ा वृद्धि हुई है, $1540 अरब यानी $1.54 ट्रिलियन हो गया है। यानी कि 18 में घटा था, 19 में फिर थोड़ी सी वृद्धि हुई है। भारत में 2019 में एफडीआई का अंतर प्रवाह जो था वो $51 अरब के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, जैसा कि मैंने टेबल में बताया। जबकि 2018 में ये $42 अरब के साथ 12वें स्थान पर था। 2018 का आंकड़ा भी याद रखना है। एफडीआई के अंतर प्रवाह में भारत का 12वां स्थान 2018 में था और 2019 में 9वें स्थान पर आ गया है। ठीक। अंकटाड का सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 4-4 वर्ष के अंतराल पे जो है इसका सम्मेलन होता है। 14वां शिखर सम्मेलन जो है 2016 में नैरोबी, जो केन्या की राजधानी, यहाँ पर संपन्न हुआ था। और 15वां शिखर सम्मेलन 2020 में ब्रिजटाउन, जो बारबाडोस है, यहाँ पर प्रस्तावित है। कहाँ पर? ब्रिजटाउन, बारबाडोस में 15वां शिखर सम्मेलन। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जापान की बात हुई है, तो जापान को नक्शे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न अक्सर आता है, जापान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है द्वीपों की श्रृंखला को सजाइए। तो सबसे उत्तर में जापान का जो प्रमुख द्वीप है होक्काइडो, फिर बीच में है हॉन्शू, फिर इसके बाद में शिकोकू है और फिर क्यूशू है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार से है: होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशू। और ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण। अब बड़े से लेकर छोटे के क्रम में तो सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है? हॉन्शू है, फिर होक्काइडो है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्यूशू है, और चौथे नंबर पे शिकोकू है। ठीक। तो इस तरीके से बड़े से छोटे के क्रम में या छोटे से बड़े के क्रम में इस तरीके से हो जाएगा। शिकोकू छोटा सबसे, फिर उसके बाद में क्यूशू, फिर हॉन्शू, फिर क्यूशू के बाद होक्काइडो, फिर सबसे अंत में सबसे बड़ा है हॉन्शू। तो ये छोटे से बड़े के क्रम में हो गया। ठीक है। और यहाँ पर नक्शे में हम लोग देख लेते हैं, तो विश्व के नक्शे में जापान के जो है लोकेशन को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जापान, ये तो चारों द्वीप हो गए, होक्काइडो, हॉन्शू और जो है शिकोकू और क्यूशू। शिकोकू और क्यूशू यही था ना, शिकोकू और क्यूशू। ठीक। अब यहाँ पर जो है ये है सी ऑफ जापान, ईस्ट सी, जापान द्वीप के पूरा पश्चिम साइड में कौन सा सी है? सी ऑफ जापान है पश्चिम साइड में, या इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं, पूर्वी समुद्र भी बोलते हैं, पूर्वी सागर। और ये सागर जो है जापान, और इधर हो गया रूस, और ये हो गया चाइना का थोड़ा भाग, ये हो गया कोरिया प्रायद्वीप। तो इसमें कोरिया प्रायद्वीप में ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया। ठीक है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की सियोल है। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है, ये भी पूछ सकता है किस द्वीप पर है, तो ये हॉन्शू द्वीप पर है। टोक्यो किस द्वीप पर है? हॉन्शू द्वीप पर है। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये एलओसी है। कौन सा सी? एलओसी। इसको पीत सागर भी कहते हैं। और सबसे विवादित चाइना, ईस्ट चाइना सी ये है। ईस्ट चाइना सी सबसे विवादित चाइना सी है, जो कि ताइवान के उत्तर में और जापान के दक्षिण में और चाइना के पूरब में है। ये पूरा लोकेशन है इसका एलओसी के दक्षिण में है। ठीक।
16 जून 2020 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी 100 तकनीकी कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां भी शामिल की गई हैं। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2020 में 100 तकनीकी कंपनियों की सूची जारी की। इस सूची में भारत की 2 कंपनियां भी शामिल हैं, जिसमें एक कंपनी है जेस्ट मनी। जेस्ट मनी का काम क्या है? डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से कर्ज की सुविधा ऐसे लोगों तक पहुंचाती है ये कंपनी जो पारंपरिक तरीके से बैंकों तक नहीं पहुंच पाते, यानी फिजिकली रूप से बैंक तक जा कर के लोन उनको नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को लोन मुहैया कराती है जेस्ट मनी डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से। तो इसकी सेवा से प्रभावित होकर के जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे अपनी तकनीकी कंपनियों की सूची में शामिल किया है। और दूसरी कंपनी है स्टीलैब्स, ये बेंगलुरु की कंपनी है। इसका काम क्या है? डिजिटल श्रृंखला के माध्यम से डेयरी उत्पादों को खेत से सीधे यानी फार्म से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, तो स्टीलैब्स का काम ये है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी किस देश को सीधे भेजी है? देखिए, तो सूखी मिर्च की खेप जो है बांग्लादेश को भारतीय रेल ने भेजी है। भारतीय रेल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी मालगाड़ी को देश की सीमा से बाहर भेजा गया है। देखिए, रेलगाड़ी तो अभी तक खैर चलती थी भारत और जो है पाकिस्तान के बीच, लेकिन ये मालगाड़ी की पहली जो है खेप जो है बांग्लादेश भेजी गई। ये मालगाड़ी रेड्डीपलेम यानी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, रेड्डीपलेम जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से बांग्लादेश के बेनापोल तक भेजी गई। बांग्लादेश के कहाँ? बेनापोल स्टेशन तक मालगाड़ी ये भेजी गई है। क्रय शक्ति समतुल्यता यानी PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है। PPP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। PPP के आधार पर पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे स्थान पर जापान है, पाँचवें स्थान पर जर्मनी है, फिर इसके बाद में छठे स्थान पर रूस है। ठीक है, तो विश्व की GDP में भारत का योगदान कितना है? 6.7% है। विश्व की GDP में भारत का योगदान 6.7% है, जबकि चीन का 16.4 और अमेरिका का 16.3% है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आज का यहाँ पे सेशन ख़त्म होता है। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पुराने वीडियोज भी उसके लिंक पड़े हुए हैं, वो देखिए आप लोग। और इसके अलावा वहाँ पर आपको कंप्लीट जो है मेडुअल हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है और भारतीय संविधान का कंप्लीट वीडियो क्वेश्चन फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। इसके अलावा हिंदी की विशेष श्रृंखला जो शुरू हुई है CSAT के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखते रहिए और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।